नमस्कार सभी को। आज हम कक्षा 12 की समाजशास्त्र की ऑनलाइन क्लास में पाठ 5 के अभ्यास प्रश्नोत्तर करेंगे। अभ्यास प्रश्नोत्तर में आते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न, और वस्तुनिष्ठ प्रश्न का पहला प्रश्न आता है, मुस्लिम महिलाओं की राष्ट्र स्तरीय संस्था अंजुमन ए ख्वातीन ए इस्लाम की स्थापना किस वर्ष हुई? तो इसका सही उत्तर हो जाता है कि मुस्लिम महिलाओं की राष्ट्र स्तरीय संस्था अंजुमन ए ख्वातीन ए इस्लाम की स्थापना 1914 में हुई। फिर प्रश्न नंबर 2 आता है, पश्चिमीकरण का प्रभाव जीवन के किस क्षेत्र पर पड़ा? तो पश्चिमीकरण का प्रभाव जीवन के सभी क्षेत्रों पर पड़ा है। सांस्कृतिक क्षेत्र पर भी पड़ा है, राजनीतिक क्षेत्र पर भी पड़ा है और धार्मिक क्षेत्र पर भी पड़ा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। फिर आता है प्रश्न 3, भारत में धर्मनिरपेक्षीकरण के कारक कौन से हैं? तो इसका उत्तर पश्चिमीकरण, सामाजिक व धार्मिक आंदोलन, नगरीकरण तीनों होगा। तो इसमें भी सही उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। पश्चिमीकरण भी, सामाजिक धार्मिक आंदोलन भी और नगरीकरण भी धर्मनिरपेक्षीकरण के कारक हैं, इसलिए इसका सही उत्तर है उपर्युक्त सभी। फिर आता है प्रश्न नंबर 4, सोशल चेंज एंड मॉडर्न इंडिया पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इस पुस्तक को किसने लिखा? इसके लेखक हैं एम.एन. श्रीनिवास। किसने लिखा? एम.एन. श्रीनिवास। बच्चों, परीक्षा में ये प्रश्न पूछे जाते हैं, या फिर ये भी पूछा जा सकता है एम.एन. श्रीनिवास की पुस्तक का नाम बताइए। फिर अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 5, लर्नर ने आधुनिकीकरण की किस विशेषता का उल्लेख किया है? लर्नर ने आधुनिकीकरण की किस विशेषता का उल्लेख किया है? शिक्षा का प्रसार, नगरीकरण में वृद्धि, वैज्ञानिक भावना, इन सभी का किया है। तो इसका उत्तर भी हो जाएगा उपर्युक्त सभी। फिर अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 6, पोस्ट मॉडर्न कंडीशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर है अर्नाल्ड टोयम्बी। पोस्ट मॉडर्न कंडीशन पुस्तक के लेखक अर्नाल्ड टोयम्बी हैं। अब आते हैं अति लघुत्रात्मक प्रश्न, जिसका पहला प्रश्न आता है, किस समाज सुधारक ने अखिल भारतीय मुस्लिम महिला सम्मेलन में बहुविवाह के विरुद्ध प्रस्ताव प्रस्तुत किया? तो इसका उत्तर है जहां आरा नवाज ने अखिल भारतीय मुस्लिम महिला सम्मेलन में बहुविवाह के विरुद्ध प्रस्ताव पारित किया। फिर आता है प्रश्न नंबर 2, अंग्रेजी शासन के कारण भारतीय समाज और संस्कृति में बुनियादी और स्थायी परिवर्तन हुए, ये कथन किस समाजशास्त्री का है? उक्त कथन एम.एन. श्रीनिवास के द्वारा कहा गया है, अर्थात ये कथन एम.एन. श्रीनिवास ने कहा है। फिर आता है प्रश्न नंबर 3, पश्चिमीकरण ने समाज में किस नवीन वर्ग को जन्म दिया? पश्चिमीकरण ने समाज में एक नवीन वर्ग, अभिजात वर्ग को जन्म दिया। फिर आता है प्रश्न नंबर 4, श्रीनिवास ने पश्चिमीकरण के कितने स्तरों की चर्चा की है? श्रीनिवास ने पश्चिमीकरण के 2 स्तरों की चर्चा की है, पहला मानववाद और दूसरा बुद्धिवाद। अब आता है हमारा प्रश्न नंबर 5, समाजशास्त्र की कौन सी अवधारणा जाति प्रथा संस्करण पर आधारित सामाजिक स्त्रीकरण की व्याख्या करती है? तो इसका उत्तर है समाजशास्त्र में संस्कृतिकरण की अवधारणा जाति प्रथा संस्करण पर आधारित सामाजिक स्त्रीकरण की व्याख्या करती है। फिर प्रश्न नंबर 6 है कि किस समाजशास्त्री ने जाति व्यवस्था को ऊर्ध्वमुखी गतिशीलता के आधार पर विवेचित किया था? तो प्रसिद्ध समाजशास्त्री एम.एन. श्रीनिवास ने जाति व्यवस्था को ऊर्ध्वमुखी गतिशीलता के आधार पर विवेचित किया था। फिर अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 7, हिस्ट्री ऑफ कास्ट इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? हिस्ट्री
ऑफ कास्ट इन इंडिया पुस्तक के लेखक एस.वी. केतकर हैं। एस.वी. केतकर ने हिस्ट्री ऑफ कास्ट इन इंडिया पुस्तक लिखी थी। फिर अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 8, कास्ट एंड कम्युनिकेशन इन एन इंडियन विलेज पुस्तक के लेखक कौन है? तो कास्ट एंड कम्युनिकेशन इन एन इंडियन विलेज पुस्तक के लेखक D.N. मजूमदार हैं। फिर प्रश्न नंबर 9 आता है, धर्मनिरपेक्षीकरण एक ऐसी प्रक्रिया को इंगित करती है जिसके अंतर्गत विभिन्न सामाजिक संस्थाएं धार्मिक अवधारणाओं की पकड़ या प्रभाव से बहुत हद तक मुक्त हो जाती है। ये कथन किस विद्वान ने दिया? तो धर्मनिरपेक्षीकरण एक ऐसी प्रक्रिया को इंगित करती है जिसके अंतर्गत विभिन्न सामाजिक संस्थाएं धार्मिक अवधारणाओं को पकड़ या प्रभाव से बहुत हद तक मुक्त हो जाती है। ये कथन ब्रायन आर विल्सन ने दिया। फिर आता है प्रश्न नंबर 10, आधुनिकता का मतलब ये समझ में आता है इसके समक्ष सीमित संकीर्ण स्थानीय दृष्टिकोण कमज़ोर पड़ जाते हैं। ये कथन किसका है? तो ये कथन रुडोल्फ एवं रुडोल्फ का है। आधुनिकता का मतलब ये समझ में आता है कि इसके समक्ष संकीर्ण स्थानीय दृष्टिकोण कमज़ोर पड़ जाते हैं। ये कथन रुडोल्फ एवं रुडोल्फ का है। फिर आता है हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11, आधुनिकीकरण कोई उद्देश्य नहीं बल्कि एक प्रक्रिया है। कोई अपनाई जाने वाली वस्तु नहीं है बल्कि उसमें सम्मिलित होना है। ये कथन किस विद्वान का है? तो ये कथन W.J. स्मिथ ने इस कथन को प्रस्तुत किया था। ये कथन W.J. स्मिथ का है। आधुनिक समाज ने प्रकृति का ही अंत कर दिया। ये कथन किस विद्वान का है? आधुनिक समाज ने प्रकृति का ही अंत कर दिया। ये कथन किस विद्वान का है? तो ये कथन मैकीबेन ने दिया। बच्चों, परीक्षा में इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं तो आप इनको ध्यान रखें और अच्छे से याद करें। फिर आते हैं हमारे अगले लघुत्रात्मक प्रश्न। लघुत्रात्मक प्रश्न का पहला प्रश्न है, संरचनात्मक परिवर्तन शब्द किस परिवर्तन को बताता है? तो संरचनात्मक परिवर्तन समाज की संरचना में परिवर्तन को दर्शाता है। जैसे नाम से पता चल रहा है संरचना, तो संरचनात्मक परिवर्तन समाज की संरचना में परिवर्तन को दर्शाता है। जबकि जब किसी समाज की संरचना में परिवर्तन होता है तो वह सांस्कृतिक परिवर्तन भी दृष्टिगोचर होता है, दृष्टिगत होता है। इसमें कहा गया है कि जब किसी भी समाज की संरचना में परिवर्तन होता है तो वहाँ सांस्कृतिक परिवर्तन भी दृष्टिगोचर होता है। इसके साथ ही संरचनात्मक परिवर्तन मनुष्य के आचार व्यवहार व उनके मनोभावों में परिवर्तन को भी व्यक्त करता है। संरचनात्मक परिवर्तन एक प्रकार से समाज की आधारशिला है जिसके आधार पर समाज को समाज की सांस्कृतिक परिवर्तनों के विषय में जानकारी उपलब्ध होती है। अतः संरचनात्मक परिवर्तन समाज में एक परिवर्तनशील व्यवस्था है। विभिन्न प्रक्रियाएं समय समय पर मानवीय संबंधों, स्थितियों व भूमिकाओं तथा सामाजिक नियमों में परिवर्तन को उत्पन्न करती हैं। इन परिवर्तनों के फलस्वरूप सामाजिक संरचना में भी परिवर्तन हो जाता है, परंतु सामाजिक संरचनाओं में धीरे धीरे क्रमिक परिवर्तन होता है। फिर आता है प्रश्न नंबर 2, औपनिवेशिक शासन के प्रभाव की उत्पत्ति किन दो घटनाओं की परिणति है जो कि परस्पर संबंधित है? प्रथम घटना 19वीं सदी के समाज सुधारकों की भूमिका और द्वितीय घटना 20वीं सदी के राष्ट्रवादी नेताओं के द्वारा किए गए सुनिश्चित एवं अथक प्रयास हैं। अतः इन समाज सुधारकों एवं राष्ट्रवादी नेताओं का मूल उद्देश्य सामाजिक व्यवहारों में परिवर्तन लाना था, जो महिलाओं एवं वंचित समूह के साथ भेदभाव किया करते थे। इन दो घटनाओं के परिणाम स्वरूप ही औपनिवेशिक शासन की समाज में उत्पत्ति को बल मिला। इन घटनाओं को ही आधार बनाकर समाज
सुधारकों ने समाज में व्याप्त अनेक समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया। फिर आता है प्रश्न नंबर 3। सतीश सबरवाल ने औपनिवेशिक भारत में आधुनिक परिवर्तन को किन किन पक्षों की चर्चा की है? सतीश सबरवाल ने औपनिवेशिक भारत में आधुनिक परिवर्तन की रूपरेखा से जुड़े 3 पक्षों की चर्चा की है, जो इस प्रकार है। पहला, संचार माध्यम, दूसरा, संगठनों के स्वरूप और तीसरा, विचारों की प्रकृति। औपनिवेशिक भारत में आधुनिक परिवर्तनों को बल प्रदान करने में इन 3 पक्षों ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया। इन पक्षों ने समाज को एक छोर से दूसरे छोर पर रहने वाले लोगों को एक सूत्र में बांधने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य को अंजाम दिया, जिसके परिणाम स्वरूप लोगों को अन्य विद्वानों के विचारों को जानने का अवसर प्राप्त हुआ, जिससे उनमें जागरूकता का संचार भी हुआ। फिर आता है प्रश्न नंबर 4। संचार के उन साधनों के नाम लिखें जिन्होंने समाज सुधारकों एवं राष्ट्रवादी नेताओं के विचारों को प्रचारित और प्रसारित किया है। इसका उत्तर हो जाएगा कि प्रिंटिंग प्रेस, टेलीग्राफ तथा माइक्रोफोन ने समाज सुधारकों एवं राष्ट्रवादी नेताओं के विचारों को समाज में उत्तम नागरिकों तक प्रचारित किया। रेल के माध्यम से भी उनके विचारों को भारत के प्रत्येक क्षेत्र तक पहुंचाया गया। संचार के इन साधनों ने समाज में अनेक ही महत्वपूर्ण कार्य किए, जिसमें कुछ बिंदुओं में स्पष्ट कर सकते हैं। समाज के प्रत्येक व्यक्तियों तक सूचनाओं के प्रसार का कार्य, दूसरा, लोगों में चेतना उत्पन्न करने का कार्य, और तीसरा, सदस्यों को अपनी समस्याओं व अधिकारों के प्रति सजग करने आदि का महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। फिर आता है प्रश्न नंबर 5। पश्चिमीकरण का अर्थ बताइए। समाजशास्त्र में सर्वप्रथम इस अवधारणा का प्रयोग M.N. श्रीनिवास ने किया था। पश्चिमीकरण का अर्थ पश्चिमी देशों के रीति रिवाजों, जीवन शैली, रहन सहन के तरीके आदि का अनुसरण जब पूर्वी देशों के व्यक्तियों के द्वारा जब किया जाता है तो इस प्रक्रिया को पश्चिमीकरण की संज्ञा दी जाती है। क्या कहा जा रहा है कि पश्चिमी देशों के रीति रिवाज, जीवन शैली, रहन सहन के तरीके आदि का अनुसरण जब पूर्वी देशों के व्यक्तियों के द्वारा किया जाता है तो इस प्रक्रिया को पश्चिमीकरण की संज्ञा दी जाती है। योगेंद्र सिंह के अनुसार पश्चिमीकरण मानववाद, बुद्धिवाद का ही दूसरा नाम है। इनके अनुसार समाज में वैज्ञानिक प्रगति, औद्योगिक विकास एवं शिक्षण प्रणाली की स्थापना व राष्ट्रीयता का उदय आदि पश्चिमीकरण के विकास के फल हैं। फिर आता है प्रश्न नंबर 6। पश्चिमीकरण का प्रभाव जीवन के किन क्षेत्रों पर पड़ा? पश्चिमीकरण का प्रभाव पश्चिमीकरण की प्रक्रिया का प्रभाव भारतीय समाज के समस्त क्षेत्रों पर पड़ा, जिसका विवरण इस प्रकार से। पहला, पश्चिमीकरण के प्रभाव से भारत में शिक्षा पद्धति को अंग्रेजी शिक्षा में बदलने का कार्य इस प्रक्रिया का ही है। पश्चिमीकरण से पारस्परिक कर्मकांडों में कमी आई है। इस प्रक्रिया से राष्ट्रीयवाद को बढ़ावा मिला। फिर इस प्रक्रिया से समाज में एक नए वर्ग का जन्म हुआ, जिसे अभिजात वर्ग कहा गया। फिर आता है प्रश्न नंबर 7। भारतीय संस्कृति की जीवन शैली को पश्चिमीकरण ने किस रूप में प्रभावित किया है? भारतीय संस्कृति की भोजन शैली को पश्चिमीकरण ने निम्न रूपों में किस प्रकार प्रभावित किया है? तो भारतीय भोजन शैली पर पश्चिमीकरण के निम्न रूपों को दृष्टिगोचर होता गया देखा गया है। यह निम्न रूप से दृष्टिगोचर होता है। पहला, जहाँ पहले भारतीय संस्कृति के अनुरूप व्यक्तियों को जमीन पर बिठाकर भोजन कराया जाता था, अब पश्चिमीकरण के प्रभाव से टेबल कुर्सी पर का प्रयोग किया जाने लगा है। दूसरा आता है, भोजन के पश्चात पूरे फर्श को गोबर से लीप करके साफ व पवित्र किया जाता था, किंतु अब मेजों पर
कपड़े हटाकर ही उन्हें साफ कर दिया जाता है। फिर आता है भारतीय समाज में जहाँ भोजन कराने की परंपरा को एक धार्मिक कृत्य माना जाता था, वहीं पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव से उसमें अब औपचारिकता की भावना का समावेश हो गया है। समाज के सदस्यों में भोजन करने के तरीकों में काफ़ी परिवर्तन दृष्टिगोचर होते हैं। फिर आता है प्रश्न नंबर 8। श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण का सिद्धांत देने से पूर्व किस समाज का अध्ययन किया है? श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण का सिद्धांत देने से पूर्व भारत में एक जाति दूसरी जाति की तुलना में उच्च या निम्न मानी जाती है। एम.एन. श्रीनिवास ने इन्हीं जातियों के संबंध में विस्तार से अध्ययन किया। श्रीनिवास ने जातियों की विवेचना के लिए समाज में वंचित वर्गों के लिए निम्न जाति शब्द का प्रयोग किया। उन्होंने दक्षिण भारत के मैसूर के रामपुरा गांव की कुर्ग जाति के लोगों की सामाजिक और आर्थिक जीवन के विश्लेषण के लिए 1952 में संस्कृतिकरण की अवधारणा का प्रयोग किया। उन्होंने इस अवधारणा का प्रयोग अपनी पुस्तक द रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कैबेज ऑफ साउथ इंडिया में किया। प्रारंभ में उन्होंने संस्कृतिकरण की प्रक्रिया को ब्राह्मणीकरण का नाम दिया, क्योंकि उन्होंने देखा यह जाति ब्राह्मणों को ही आदर्श मानकर उनके प्रथाओं आदि का अनुसरण कर रही है। किंतु बाद में उन्होंने पाया कि यह जाति केवल एक ब्राह्मणों को ही नहीं बल्कि अन्य जातियों के रिवाजों को ग्रहण करती है। तब उन्होंने इस प्रक्रिया को संस्कृतिकरण की प्रक्रिया के नाम से संबोधित किया। अब आता है प्रश्न नंबर 9। एस.वी. केतकर ने संस्कृतिकरण की क्या परिभाषा दी है? एस.वी. केतकर ने हिस्ट्री ऑफ कास्ट इन इंडिया नामक अपनी पुस्तक में संस्कृतिकरण की अवधारणा पर प्रकाश डाला है। उनके अनुसार एक जाति की सदस्यता केवल उन व्यक्तियों तक ही सीमित होती है जो कि उस जाति विशेष के सदस्यों में पैदा होते हैं, अन्य में नहीं। संस्कृतिकरण की अवधारणा का स्पष्टीकरण समाजशास्त्री केतकर ने जाति के संदर्भ में ही किया है। केतकर के अनुसार जाति समाज में एक जटिल व्यवस्था है जो जन्म पर आधारित होती है। जो व्यक्ति जिस भी जाति में जन्म लेगा उसकी परिस्थिति का निर्धारण समाज में उसी से ही आंका जाएगा, उसी से देखा जाएगा। इसके साथ ही जातिगत नियमों, रिवाजों एवं परंपराओं का पालन भी उसी के अंतर्गत ही रहकर किया जाएगा। अब आता है प्रश्न नंबर 10। संस्कृतिकरण एक प्रोत्साहन के 3 कारकों का उल्लेख करें। संस्कृतिकरण की प्रक्रिया को प्रोत्साहन देने वाले कारकों का विवरण इस प्रकार है। पहला आता है यातायात व संचार के साधन। इस संचार व यातायात के साधनों के माध्यम से दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों का संपर्क एक दूसरे से बढ़ा। दूसरा पॉइंट आता है कर्मकांडी क्रियाओं में सुलभता। मंत्रोच्चारण की प्रतीकता के कारण ही ब्राह्मणों के संस्कार सभी हिंदू जातियों के लिए सुलभ हो गए। तीसरा आता है राजनीतिक प्रोत्साहन। श्रीनिवास के अनुसार प्रजातांत्रिक व्यवस्था ने संस्कृतिकरण की प्रक्रिया को समाज में बढ़ावा दिया। फिर आता है हमारा प्रश्न नंबर 11। लंबवत सामाजिक गतिशीलता से क्या तात्पर्य है? लंबवत सामाजिक गतिशीलता से तात्पर्य श्रीनिवास के अनुसार यदि कोई निम्न जाति का सदस्य संस्कृतिकरण की प्रक्रिया को अपनाकर अपनी स्थिति को ऊंचा उठा सकता है तब उसे लंबवत सामाजिक गतिशीलता कहा जाता है। कह रहे हैं कि सदस्य संस्कृतिकरण की प्रक्रिया को अपनाकर अपनी स्थिति से ऊंचा उठा सकता है तब उसे लंबवत सामाजिक गतिशीलता कहा जाता है। संस्कृतिकरण एक विषम एवं जटिल अवधारणा है जिसका अनुसरण करके निम्न जाति अपनी स्थिति को स्थानीय तौर पर सुदृढ़ बना सकती है। अनेक समाजशास्त्रियों ने भारत के विभिन्न भागों में निम्न जातियों द्वारा संस्कृतिकरण कर
अपनी सामाजिक स्थिति को ऊंचा उठाने के प्रयत्नों का उल्लेख किया है। श्रीनिवास ने दक्षिण भारत के कुर्ग लोगों द्वारा ब्राह्मणों व लिंगायतों के संपर्क में आकर अपने को क्षत्रिय कहलाने के प्रयत्नों का उल्लेख किया है। इसी प्रकार से राजस्थान व मध्य प्रदेश की कुछ जनजातियां जैसे भील, गोंड आदि जातियां संस्कृतिकरण का सहारा लेकर अपने क्षेत्रीय होने का दावा कर रही हैं। फिर आता है प्रश्न नंबर 12, धर्मनिरपेक्षीकरण में एवरक्रामी ने क्या कहा? एवरक्रामी के विचार धर्मनिरपेक्षीकरण के विषय में इस प्रकार है। एवरक्रामी के अनुसार धर्मनिरपेक्षीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत धार्मिक विचार एवं रीति रिवाज संस्थाएं अपने सामाजिक महत्व को समाज में कम कर रही हैं। इस परिभाषा के माध्यम से वह स्पष्ट करना चाहते हैं कि धर्मनिरपेक्षीकरण प्रक्रिया है जो सर्वधर्म समभाव की भावना को विकसित करके सभी धर्मों के प्रति समान आदर व श्रद्धा प्रकट करने के लिए प्रोत्साहित करती है। अतः धर्मनिरपेक्षीकरण में ऐसी भावना निहित है जो धर्म के प्रभाव को कम करके धार्मिक रूढ़ियों को प्रभावहीन बनाती है। फिर आता है हमारा प्रश्न नंबर 13, श्रीनिवास ने धर्मनिरपेक्षीकरण की परिभाषा में 3 कौन से मुख्य तत्वों का उल्लेख किया है? श्रीनिवास के द्वारा धर्मनिरपेक्षीकरण की परिभाषा में मुख्य रूप से 3 तत्वों का उल्लेख किया है जो इस प्रकार से है। पहला, धार्मिकता में कमी। श्रीनिवास के अनुसार समाज में जैसे जैसे धर्मनिरपेक्षीकरण की भावना का विकास होगा वैसे वैसे लोगों की धार्मिक भावना में कमी होती जाएगी। फिर आता है तार्किकता। इस प्रक्रिया के कारण लोगों में तर्क की भावना का संचार होता है। वे किसी भी तथ्य को बुद्धि या तर्क के आधार पर स्वीकार करेंगे। इस प्रकार से धर्मनिरपेक्षीकरण से लोगों में ज्ञान विज्ञान के प्रसार से उनकी तार्किकता में वृद्धि होगी। फिर तीसरा आता है विभेदीकरण। इस प्रक्रिया के कारण संपूर्ण समाज के अंतर्गत लोगों को अनेक आधारों पर विभाजित किया जाता है। श्रीनिवास के अनुसार समाज में जैसे जैसे धर्मनिरपेक्षीकरण की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी जो ही समाज में विभेदीकरण की प्रक्रिया भी ही समाज में प्रबल होगी। फिर आता है प्रश्न नंबर 14, ब्रायन विल्सन ने धर्मनिरपेक्षीकरण के उद्भव के किन मुख्य 2 कारकों का उल्लेख किया है? ब्रायन आर विल्सन के अनुसार धर्मनिरपेक्षीकरण एक ऐसी प्रक्रिया को दर्शाती है जिसके अंतर्गत विभिन्न सामाजिक संस्थाएं धार्मिक अवधारणाओं की पकड़ का प्रभाव को बहुत हद तक मुक्त हो जाती है। उन्होंने धर्मनिरपेक्षीकरण के उद्भव के मुख्य दो कारक बताए। धर्मनिरपेक्षीकरण के उद्भव के मुख्य रूप से 2 कारकों का उल्लेख किया है। पहला, साम्यवादी विचारधारा का उदय। दूसरा, ट्रेड यूनियन जैसे संगठनों का विकास। विल्सन के अनुसार समाज में साम्यवादी विचारधारा के उत्पन्न होने से ट्रेड यूनियन जैसे संगठनों के विकास से धर्मनिरपेक्षीकरण की भावना को काफी बल मिला। इस प्रक्रिया में किसी भी धर्म विशेष पर जोर नहीं दिया जाता और न ही किसी धर्म विशेष को प्राथमिकता दी जाती है। धर्मनिरपेक्षीकरण समाज में सर्वप्रथम प्राथमिकता समाज के अधिकतम सदस्यों के अधिकतम लाभ को दी जाती है। इस प्रकार धर्मनिरपेक्षीकरण सर्वहितकारी समाज की विचारधारा को जन्म देता है। अब प्रश्न 15 आता है, योगेंद्र सिंह द्वारा आधुनिकीकरण की दी गई परिभाषा लिखिए। योगेंद्र सिंह के अनुसार आधुनिकीकरण की एक संस्कृति प्रत्युत्तर के रूप में मौजूद है जिनमें उन विशेषताओं का समावेश है जो प्राथमिक रूप से विश्वव्यापक एवं उद्विकासीय है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि आधुनिकीकरण का आशय केवल प्राविधिक उन्नति से नहीं बल्कि वैज्ञानिक विश्व दृष्टिकोण, समकालीन समस्याओं के लिए मानविकी का आंतरिकरण एवं विज्ञान का दार्शनिक दृष्टिकोण होना भी आवश्यक है।
जब किसी समाज की सांस्कृतिक व्यवस्था अपने सदस्यों को ये अवसर प्रदान करती है कि वे मानवीय प्रकृति तथा सामाजिक संबंधों के विषय में स्वतंत्रतापूर्वक विचार कर सकें तथा विवेकपूर्ण निर्णय ले सकें, तो आधुनिकीकरण के विकास का मार्ग समाज को प्रशस्त हो जाता है। ये थे हमारे आज के अभ्यास प्रश्न।